पहला प्रश्न आपके सामने में है प्री मैच्योर बेबी के बारे में, यानी प्री मैच्योर, मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व, ठीक है ना, परिपक्व होता है। अब प्री लग गया तो मतलब पहले हो गया, मतलब मैच्योर होने से पहले ही जो बच्चा जन्म ले ले उसे प्री मैच्योर कहेंगे, ठीक है ना। प्री मैच्योर मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व। तो जो बच्चा परिपक्व नहीं होता है, परिपक्व से पहले ही जन्म आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो वही प्री मैच्योर हो जाएगा, यानी परिपक्व से पहले प्री मैच्योर, समझ गए ना। तो यही है प्री मैच्योर अपरिपक्व शिशु, इसी को अपरिपक्व कहते हैं और इसी को परिपक्वता पूर्व शिशु भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। इसके होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं ये होने के बाद, और उसमें क्या जटिलता होते हैं ये बताना है। मीन्स एक बच्चा जो एक समय निर्धारित किया जाता है कि बच्चा 9 महीने में होता है उसके आसपास, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने के बाद जो है मैच्योर होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं, उसे प्री मैच्योर कहते हैं। तो उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे अगर वह प्री मैच्योर जन्म ले लिया है बच्चा, तो समझ गए। उसके बाद जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसका जन्म के तुरंत बाद मतलब इमीडिएट केयर में हम लोग क्या क्या जो है देखभाल करेंगे, मतलब एक बच्चा जो जन्म ले ले उससे तुरंत बाद हम लोग क्या क्या चीज़ का देखभाल करेंगे। तो माय डियर, तुरंत बाद देखभाल मैं पढ़ा चुका हूँ, बच्चे का तुरंत बाद देखभाल मैं पढ़ाया हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ जहाँ पे मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चार्ट, अपगार स्कोर भी उसमें था, इंक्लूड था, हृदय के श्वसन था, ठीक है, त्वचा का देखभाल। तो जन्म के तुरंत बाद हम लोग देखभाल किए हैं, वो देखभाल, उसी देखभाल को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, तो जन्म के तुरंत बाद एक प्री मैच्योर बेबी के लिए देखभाल हो जाएगा। याद कीजिए कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे का जो है देखभाल को बताएं, ये हम पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। फिलहाल एक बार और आ गया है तो इमीडिएट केयर में हम लोग प्री मैच्योर बेबी के लिए फिर से देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ओके ना। चलिए, सबसे पहले आपके सामने में है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, तो चीज़ों को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर प्री मैच्योर इन्फेंट यानी अपरिपक्व जो है शिशु क्या होते हैं। अब यहाँ पे इन्फेंट क्यों दिया गया है, क्योंकि ये शिशु होते हैं, जन्म के जो बाद जन्म जो लेता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, शिशु ही कहेंगे, बच्चा नहीं कहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो अपरिपक्व जो शिशु होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिनीशन पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो माय डियर बहुत आसान है, गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले यानी पूर्व में जन्म ले लेने वाले शिशु को अपरिपक्व शिशु कहते हैं। अच्छे से समझिए, एक महिला है, ठीक है, एक महिला है जिसके अंदर वह गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही है, ठीक है, उसके अंदर एक शिशु है, ठीक है, वो पल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो डेट होता है उस नॉर्मल डेट जो है कम से कम 37 सप्ताह के अगर बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है मैच्योर में आता है। मतलब 37 सप्ताह के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तब तक वह बच्चा मैच्योर हो गया रहता है, ठीक है, उसमें मैच्योरिटी आ गई रहती है, उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो गया रहता है। लेकिन अपरिपक्व शिशु वह हो जाता है जो गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण नहीं हो पाता है और वह 37 सप्ताह से पहले ही पूर्व में ही वह जन्म ले लेता है, और इसी कंडीशन को हम लोग अमैच्योर मतलब इमैच्योर यानी प्री मैच्योर इन्फेंट कहते हैं। समझ गए चीज़ों को, या प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, समझ गए चीज़ों को। चलिए, समान शिशु का जो जन्म का गर्भ अवस्था होता है वह 37 से लेकर 40 सप्ताह के बाद के जन्म को माना जाता है, यानी 37 सप्ताह के बाद और 40 सप्ताह के तक जो आपके समय होते हैं, अगर इसके बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह मैच्योर में माना जाता है, उसको कोई दिक्कत बहुत रेयर केस में होता है। बाकी अगर 37 सप्ताह से पहले अगर जन्म ले लेता है, पूर्ण होने से पहले अगर जन्म ले लेता है तो वह जो है प्री मैच्योर हो जाता है, ठीक है। अब माय डियर, ये होने के क्या कारण हो सकते हैं। एक बच्चा जो समय से पहले ही जन्म ले लेता है, प्री मैच्योर हो जाता है, तो ऐसा आखिर होने के क्या रीजन हो सकते हैं। तो कारण में माय डियर इसका अभी तक कोई ज्ञात कारण नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ फलाने कारण के कारण जो है बच्चा जो है हो जाता है प्री मैच्योर। तो पहला तो है अनडिफाइन है, मतलब अज्ञात कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण है गर्भस्थ शिशु से संबंधित विकार, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु जिसके कारण जो है वह खुद जो है प्री मैच्योर हो जाएगा, मतलब शिशु खुद कारण बनेगा प्री मैच्योर होने का, जो गर्भ में पल रहा शिशु है, ठीक है। तो वही है गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक, जैसे उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगा, मीन्स गुणसूत्रीय संबंधित कोई असमानता हो सकता है, या शारीरिक
कुसंरचना, शारीरिक असमानता जो है उसके अंदर कारण बन सकता है कि वह जो है समय से पहले ही उसका जन्म हो सकता है। तो ये कारण बच्चे शिशु से संबंधित है। तीसरा कारण है माँ से संबंधित है, क्योंकि माँ बच्चे ही है, तो शिशु से संबंधित तो 2 ही कारण हो सकते हैं, ज़्यादा कारण होगा नहीं। तीसरा जो कारण है माता से संबंधित है, और माता से संबंधित बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि माता जो करती है उसका सीधा डिफेक्ट उसके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर पड़ता है। तो माता से संबंधित कारक क्या होगा, जैसे माँ कुपोषण होगी तो बच्चा कुपोषण होगा, और बच्चा जब कुपोषित होगा तो वह समय से पहले जन्म ले लेगा, पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ओके, मधुमेह वाली जो माता है उसमें प्रीमेच्योर हो सकता है बच्चा। साथ में जॉन्डिस वाली जो माँ है, अगर उसको जॉन्डिस रहता है तो इस कंडीशन में उससे बच्चा जल्दी हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा। दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय का रोग, किडनी का रोग, मतलब हृदय, हार्ट और किडनी का रोग जो है प्रीमेच्योर होने का कारण हो सकता है। गर्भ अवस्था की जटिलता, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, अगर एक कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेग्नेंट के टाइम में तो ये जो है आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि बच्चा जो है समय से पहले ही हो जाए, जन्म ले ले। झिल्ली का समय से पूर्व फटना, मतलब जो झिल्ली होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में पढ़िएगा, झिल्ली होता है, ठीक है, यूट्रस से बाहर निकलने के लिए एक झिल्ली जो है बच्चा को घेर रखा होता है, वो झिल्ली जैसे ही फटता है बच्चा बाहर आने लगता है यूट्रस से, ठीक है ना। तो ही कहता है झिल्ली का समय से पहले फटना प्रीमेच्योर का कारण होगा, माता से रिलेटेड। एकाधिक शिशु जन्म, एक से अधिक अगर बच्चा है, प्रेगनेंसी है, मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो ये जो है हो सकता है कारण। रक्तस्राव, बहुत ज़्यादा जो है रक्तस्राव अगर हो गया है, ब्लीडिंग, तो यह होने का कारण बन सकता है। औषधियों का गलत प्रयोग, अगर प्रेगनेंसी टाइम में अगर माता कोई अगर दवाइयों का गलत उपयोग कर ली है तो उससे रिलेटेड जो है बच्चे में जो है क्या हो जाएगा, बच्चा जल्दी जो है समय से पहले जो है जन्म ले लेगा। तो ये सब के सब माता से रिलेटेड जो है कारण है जिसके कारण बच्चा प्रीमेच्योर होता है, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं आपके सामने है, कुपोषण, मधुमेह, पीलिया, किडनी, हार्ट रोग, गर्भावस्था की जटिलता, झिल्ली का समय से पूर्व फटना, एक से अधिक शिशु जन्म, रक्तस्राव, औषधियों का गलत उपयोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लक्षण, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, बच्चे में क्या क्या लक्षण जो है दिख सकते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लक्षण की बात किया जाए माय डियर, तो अगर एक बच्चा जो जन्म लेता है समय से पहले और वह प्रीमेच्योर हो जाता है तो वो जो है उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले उसका जो शरीर पर जो त्वचा होगा वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लूज हो जाएगा, यानी रुएंदार हो जाएगा। जिस प्रकार से रुआ जो होता है, कॉटन जो होता है कितना सॉफ्ट रहता है, उसी प्रकार से उसका स्किन भी रहेगा, ठीक है, यानी पूरा मैच्योर हुआ उसका स्किन नहीं रहेगा। आकार भी और वजन दोनों में कम होगा, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है तो पूर्ण विकास नहीं हुआ रहेगा। शरीर बहुत पतला और त्वचा उसका बहुत ज़्यादा जो है झुर्रीदार रहेगा, मतलब उसका त्वचा जो है झुर्रीदार और एकदम पतला रहेगा, ठीक है ना। कोमल नाखून, उसका जो नाखून भी पूर्ण विकास नहीं हुआ रहेगा, बहुत सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। शरीर का अपेक्षाकृत बड़ा शरीर, और जो इस प्रकार के बच्चा होता है उसमें ये भी हो सकता है कि उसका शरीर की अपेक्षा जो है सिर उसका बड़ा हो। कमजोर कर्ण उपास्थि, कान के जो अस्थि है वह कमजोर हो। अविकसित लघु भकोष्ठ, मतलब उसका जो लघु भकोष्ठ है वह अविकसित हो। रिफ्लेक्स जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स जो है बहुत कमजोर हो जाना, यह भी जो है लक्षण दिख सकता है। एंड ये सब कुछ लक्षण है जो कि उसके बॉडी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर सी बातें हैं समय से पहले जन्म हो जाएगा तो जो विकास अगर उसके 37 सप्ताह तक होना है वह समय से पहले हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं विकास में कमी हो ही जाएगा। तो उसके इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा, उसके शरीर पर पड़ेगा, शरीर के आकार, वजन, त्वचा, नाखून, ठीक है, सिर, यही सब पर पड़ेगा, प्रतिवर्त पर पड़ेगा, ठीक है, उसका कर्ण उपास्थि कमजोर हो जाएगा। तो यही सब जो है उसमें लक्षण दिखाई देंगे। ओके, अब माय डियर हम लोग से जटिलता भी पूछा है कि अगर कोई बच्चा समय से पहले यानी प्रीमेच्योर हो जाता है, अपरिपक्व हो जाता है, पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसमें क्या क्या जटिलता जो है संभव है, क्या क्या जटिलता जो है उसके अंदर दिखने को मिल सकते हैं। तो माय डियर ऐसे बच्चों में जो जटिलता होंगे, सबसे पहला उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उतना सक्रिय नहीं होगा, इस कारण से उसमें संक्रमण हो सकता है। उसके श्वसन का समस्या हो सकता है, मतलब श्वसन में गड़बड़ी, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का एकदम से कम जाना, ये जटिलता हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स उसके कैल्शियम लेवल बहुत कम हो सकता है। अति बिलुबिनता, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बिलुबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। हेलाइन मेम्ब्रेन रोग हो सकता है उस बच्चे में, और ये सब जो है आपके जटिलता हैं। तो माय डियर जटिलता क्या क्या होगा बच्चे में, इस प्रकार के बच्चे में संक्रमण
अश्वसन मतलब श्वसन नहीं ले सकता है। हाइपोगैलिसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होना। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल बहुत कम होना। हाइपर बिलुबिरीमिया मतलब बिलुबिरिन का जो है लेवल बहुत कम होना। और हेलाइन मेम्ब्रेन रोग होना। तो यह सब के सब जो है आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जटिलता होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ पहले, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ये पढ़ना था कि किसी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है होने वाले देखभाल बताए, या एक नर्स को जो है जन्म के तुरंत बाद जो है क्या क्या देखभाल करती है बच्चे को वो बताएं। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, बट एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए भी कि जन्म के तुरंत बाद क्या क्या देखभाल करनी चाहिए अगर कोई प्री मैच्योर बच्चा जो है जन्म लेता है तो। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें है वातावरण। आपको वातावरण का ध्यान देना होगा। एज ए नर्स आपको वातावरण का जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चा होता है हो सकता है उसका शारीरिक तापमान जो है बाहर आने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद उसको जो है तापमान बहुत ज़्यादा कम जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में लॉस हो जाए। इस कारण से उसे जो है तापमान आवश्यक जो तापमान उसे चाहिए उसे बनाए रखेंगे। जो तापमान हमें कमरे के तापमान होनी चाहिए 25 से 30 डिग्री, ठीक है ना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतना जो है तापमान होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। अगर इतना तापमान नहीं मिल रहा है, ज़्यादा तापमान है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, इनक्यूबेटर में रखेंगे। अब ये इनक्यूबेटर क्या होता है मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया हूँ, जहाँ पे इसको आवश्यक तापमान मिलता है, श्वसन मिलता है, आर्द्रता मिलता है और बच्चा जो है आराम से यहाँ पे रहता है। तो इन्वायरमेंटल बनाने के लिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है माय डियर श्वसन। अब श्वसन के देखभाल के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो माय डियर आपको ये समझना पड़ेगा श्वसन के देखभाल में कि जो बच्चा जन्म लेता है हो सकता है उसमें अश्वसन हो, चूँकि उसकी जटिलता आप लोग देखे हैं। तो जब बच्चे में श्वसन का प्रॉब्लम होगा तो बच्चे को क्या करेंगे, शिशु के जन्म के बाद उसकी श्वास क्रिया को आरंभ करना एक महत्वपूर्ण काम है। मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है सबसे पहले उसका एक सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, श्वास जो है खोलना चाहिए ताकि वह वातावरण में आने के बाद खुद से श्वास ले सके। ठीक है ना, तो श्वास आरंभ करने के लिए क्या करेंगे, शिशु का सिर शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए। वह जीभ को पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। मतलब शिशु का जो सिर है वह शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए और जीभ जो है पीछे न लुढ़के, इसके लिए मतलब पीछे की तरफ ना जाए, इसके लिए रोकना चाहिए। नेक्स्ट है श्वसन के लिए नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुंह व ग्रास नली इसोफेगस में उपस्थित द्रव का चूषण करना चाहिए। मीन्स जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारे जो है गर्भ का पदार्थ लगा होता है, बहुत उसके मुंह नाक सब भरा होता है उस पदार्थ से, उस द्रव से। तो एज ए नर्स आपको उसको श्वसन को देखभाल में, श्वसन की क्रिया बनाने में आपको जो है जो भी नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सब को साफ करना पड़ता है और एक रबर और कोमल पाइप के सहायता से आपको उसको चूषण करना पड़ता है, सक्शन करना पड़ता है मुंह व इसोफेगस ग्रास नली को। ठीक है, जिससे उसका श्वसन नली साफ होता है और वो श्वसन ले सके। ओके, अब यहाँ पे है यदि नवजात श्वास लेने में असक्षम हो तो कृत्रिम रूप से श्वास देनी चाहिए। अब जो नवजात बच्चा है, अगर मान गए आप उसके मुंह नाक सबको साफ़ कर दिए, ठीक है, ग्रास नली को भी साफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी वह बच्चा जो है श्वास नहीं ले पा रहा है, तो आपको जो है कृत्रिम जो श्वास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन आपको जो है देने पड़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझे। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है देखभाल का वह है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना। माय डियर, यदि शिशु का शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगे या वह स्वयं श्वसन क्रिया में सक्षम न हो तो तुरंत जो है लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। माय डियर, अब जो मान गए बच्चा में अगर सीवियर अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बनता है, वह ऑक्सीजन के कमी के कारण उसका शरीर अब नीला पड़ने लग रहा है, वह स्वयं से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसे तुरंत जो है जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन देना चाहिए 1 लीटर प्रति मिनट की दर से। मतलब 1 मिनट में प्रति 1 लीटर ऑक्सीजन जो है बच्चे को दी जानी चाहिए, जिससे वह जो है शरीर का नीलापन दूर हो और वह श्वसन में उसको तकलीफ़ें ना हो। तो तीसरा है ऑक्सीजन देना, ये जो है देखभाल होता है।
चौथा है माय डियर औषधि देना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करना। माय डियर अब औषधि के लिए क्या करेंगे, तो रक्तस्राव की स्थिति से बचने के लिए विटामिन डी का इंजेक्शन देते हैं, सॉरी विटामिन के का। माय डियर विटामिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो विटामिन के की दवाइयाँ इंजेक्शन देंगे। ओके, अगर माता को मॉर्फिन अथवा कोडिन दिया गया हो जिससे नवजात को श्वसन अवरोध हो रहा हो तो शिशु को नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देनी चाहिए। अब होता यह है कि कभी कभी माता को जो है दर्द के लिए मॉर्फिन या कोडिन दिया जाता है, तो इससे जो है बच्चा का अगर श्वास अवरोध हो गया हो तो शिशु को नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देनी चाहिए। ओके, रक्त में एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन दिया जाता है। अब शिशु में हो सकता है ये कि उसके रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाए अचानक से, तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। तो यह जन्म के तुरंत बाद जो है होने वाला देखभाल था जिसको मैंने आपको 4 पॉइंट में बता दिया। आपको इसको जो है अच्छे से ध्यान देना है, क्या क्या देखभाल आपको करना है। जन्म के तुरंत बाद वातावरण का देखभाल करना है, श्वसन से संबंधित देखभाल करना है, ऑक्सीजन देना है और चौथा है औषधि देना है। ठीक है, औषधि जो है बच्चे में विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे ब्लडिंग रुकने के लिए। अगर माता मॉर्फिन और कोडिन ली हो तो नवजात को श्वास अवरोध हो रहा हो तो उसे नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देंगे। और फिर अगर बच्चे का रक्त में एसिड की मात्रा कम हो जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन दिया जाता है। तो यह जन्म के तुरंत बाद होने वाला जो भी देखभाल था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, इस इंग्लिश को आपको अच्छे से क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ओके ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया से ईजी में दिया गया है और यही इतना लिखने के बाद आपको एग्जाम में 10 नंबर जो है मिल जाते हैं। ठीक है, अब माय डियर यहीं पे हम दूसरा प्रश्न भी लेकर आए हैं। दूसरा प्रश्न जो है पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा जो है आसान है। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो इस लो बर्थ वेट बेबी से जो है आसान जो है इजी और सबसे महत्वपूर्ण पहला वाला ही है। ठीक है, पहला वाला प्री मैच्योर ज़्यादा पूछता है, बट किसी किसी कंडीशन में लो बर्थ वेट बेबी भी पूछ लेता है। यानी इसी का नाम है लो मतलब कम, बर्थ मतलब जन्म और वेट मतलब वजन और बेबी मतलब शिशु, मतलब कम वजन का शिशु। ठीक है ना, यह कम वजन के शिशु यानी लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, देखिए इसके भी कारण लक्षण और जटिलता लिखने हैं। मतलब किस कारण से बच्चे जो है कम वजन के कम वजन के हो जाते हैं और लक्षण क्या होते हैं और जटिलता क्या होते हैं। उसके बाद इसके जन्म के तुरंत देखभाल जो है नर्सिंग देखभाल हमें बताना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद देखभाल जो है किसी भी बच्चा का पूछेगा तो जो अभी ऊपर में बताए हैं या पहले भी बता चुके हैं उसी को लिख देना है यहाँ भी। बस हमको इसमें क्या देखना है, इस दोनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए माय डियर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कम वजन वाला शिशु क्या होता है, लो बर्थ वेट बेबी, LBWB, लो बर्थ वेट बेबी। समझ गए। अब ये होता क्या है माय डियर, देखिए ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1500 से 2500 ग्राम तक होता है लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। मतलब सीधा समझिए कि जिसका अगर बच्चे जन्म ले रहा है और उसका 2500 ग्राम से कम है और 1500 के बीच में है, यानी 1500 से लेकर 2500 ग्राम के बीच में है, तो उसका बच्चा जो है वजन कम वाला होगा। ठीक है, कम वजन का होगा। लेकिन अगर 1500 से भी अगर कम वजन का बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है क्या कहेंगे, बहुत कम वजन वाला शिशु कहेंगे। ठीक है, यानी वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक नॉर्मल जो है लो बर्थ वेट बेबी है जो 1500 से 2500 से कम तक अगर किसी का इतना ग्राम में अगर बच्चे का वजन है जन्म के समय तो वह लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आएगा। ठीक है, इसका भी वजन कम ही है। बट इससे भी कम कब होता है, जब 1500 ग्राम से भी कम वजन का बेबी जन्म लेता है तो उससे वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, अब चलिए इसके क्या क्या जटिलता होंगे, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकते हैं। तो माय डियर कॉम्प्लिकेशन में इसके क्या क्या हो सकते हैं, जटिलता में, तो जटिलता में एक तो जटिलता में ये होगा कि पोषण में कठिनाई आएगा। ठीक है, पोषण में कठिनाई होने लगेगा। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन की कमी होगी ऐसे बच्चे में, मानसिक समस्या हो सकते हैं, निर्जलीकरण हो सकता है ऐसा बच्चा, श्वसन रोग हो सकता है, अल्प शर्कराता मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, श्रवण शक्ति का ह्रास, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये जो है आपके जटिलता होते हैं। ओके,
जटिलता क्या होते हैं माय डियर? जटिलता यानी पोषण लेने में उसको कठिनाई होगा। जब वजन कम होगा तो पोषण का कठिनाई होगा, ओके। ऑक्सीजन की कमी होगी, ओके। मानसिक समस्या होगा, निर्जलीकरण होगा, श्वसन रोग होगा, सर्कता होगा, श्रवण शक्ति का ह्रास होगा। अब ये सब इसलिए माय डियर दिया गया है, क्योंकि एक बच्चा जो कम वजन के साथ जन्म लेता है तो उस समय ये सब जो है देखने को जटिलता हो सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसका कारण, इसका लक्षण और जन्म के तुरंत बाद देखभाल अगर देना है तो कारण हो या लक्षण हो या तुरंत बाद देखभाल, यह सब इमेच्योर वाला ही लिख देना है, ठीक है। सिर्फ वजन का डिफरेंस है और वहाँ पे प्री मैच्योर का डिफरेंस है। अब प्री मैच्योर जो बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि कम वजन का ही होगा, क्योंकि उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है तो वजन भी कम रहेगा। तो वजन कम रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है लो बर्थ वेट बेबी में भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कारण, लक्षण और जन्म के तुरंत बाद देखभाल, आप ऊपर में जो मैं पढ़ाया हूँ उसी को लिखना है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है माय डियर। कहता है आहार नाल की अविवर्ता, मीन्स इसे हम लोग इसोफेजियल अट्रेसिया कहते हैं। इसके कारण, चिकित्सक, लक्षण, उपचार, मतलब टोटल चीज़ें लिखना है। यह एक जन्मजात रोग है जिसे इसोफेगियल अस्ट्रिया जो है अट्रेसिया कहते हैं। हिंदी में इसे आहार नाल की अविवर्ता कहते हैं। अविवर्ता का मतलब होता है कि अवरुद्ध होना, ठीक है। तो यही जो है होता है आपका आहार नाल की अविवर्ता। अविवर्ता का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी नहीं होना, अवरुद्ध होना आहार नाल का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, इतना चीज़ें समझने का मतलब है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझना पड़ेगा? तो आप लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं आहार नाल का, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग इस फिगर में देखिए, ठीक है। ये फिगर में उतना क्लियर नहीं होगा, इस वाले फिगर में देखिए। जैसे मानिए ये हमारा पेट है, ठीक है। ये हमारा पेट है, ठीक है। पेट से ऊपर के नली कौन जुड़ा होता है? आहार नाल। आहार नाल जुड़ा होता है ना एसोफेगस पेट से, तो ये हो गया, ठीक है। और उसी के जो है बगल में हमारा क्या रहता है? श्वास नली रहता है, जो दो ट्रेकिया के रूप में दोनों फेफड़ों में खुलता है, ठीक है। इतना भी जानते हैं आप लोग। अब होता ये है कि बच्चा में अगर ये चीज़ें पाया जाता है, एसोफेगल अट्रेसिया अगर पाया जाता है तो उसमें होता यह है कि जो ये आहार नाल का नली जो पेट से कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट, वह कनेक्ट नहीं होता है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं रहता है। या तो इसमें यह 5 कंडीशन बनता है, ठीक है। ये 5 जो है टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं अलग अलग कनेक्ट होने का। एक में होता यह है कि जो इसोफेगस होता है वह बीच से ही जो है संपर्क नहीं रहता है और पेट अलग और आहार नाल ऊपर अलग, ठीक है। और यह ट्रेकिया के जगह पर ठीक रहता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो एसोफेगस वाला होता है ना, एसोफेगस का ऊपरी भाग, मतलब बीच में तो कनेक्टिविटी रहता ही नहीं है किसी में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वह ट्रेकिया के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब दूसरे के साथ जुड़ जाता है, उसे फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। फिस्टुला का मतलब ही होता है कि शरीर का ऐसा खोखला पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के साथ जो है कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यही में यह भी नली है और यह भी नली है। तो एक भाग में तो कोई किसी से नहीं जुड़ेगा, सब के सब अलग रहेगा। पेट के निचला हिस्सा भी अलग, ठीक है। पेट के हिस्सा भी अलग और आहार नाल भी अलग और जो है ट्रेकिया भी अपना अलग रहता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद होता यह है बी में कि आहार नाल की ऊपरी हिस्सा ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो कि कनेक्ट किससे होना चाहिए? इस पेट से होनी चाहिए, लेकिन पेट से तो होता नहीं है, यह ट्रेकिया से कनेक्ट कर लेता है, फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ए होता है, बाकी यह पेट अलग ही रहता है। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि ये ऊपर वाला ठीक रहता है, आहार नाल दोनों में तो कनेक्ट नहीं रहता है पेट से कनेक्ट होना चाहिए, जो नहीं होता है। लेकिन होता यह है कि जिस प्रकार से ऊपर वाला इससे कनेक्ट हो गया है तो उसी प्रकार से अब नीचा जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है वह जो है ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन में होता यह है कि ये वाला ऊपर वाला भी ऊपर से कनेक्ट हो जाता है ट्रेकिया से, और नीचे वाला भी जो है नीचे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। पांचवा कंडीशन बनता है कि सब जो है सबसे कनेक्ट हो जाएगा, यानी पेट आपस में आहार नाल से जुड़ा रहेगा, लेकिन यह जो है ट्रेकिया से जुड़ा भी रहेगा, यानी एच आकार बना लेता है, ठीक है। तो यही हमारा कुछ जो है ट्रेकिया के 5 जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है। बड़ी आसान है।
हम लोग जानते हैं कि यह आहार नाल होता है और यह बेचारा अपना ट्रेकिया होता है, दोनों फेफड़ा में खुलता है। लेकिन यह एस्ट्रेसिया होने से, अविवर्ता मतलब अवरुद्ध होने से होता यह है कि यह जो एसोफेगल में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसोफेगल ऊपर बेचारा जो नली होना चाहिए पेट से जुड़ा हुआ, वह नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, खंड हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब विभाजन हो से एक मामला में ये होता है कि ऊपर का जो एसोफेगल है वह ऊपर ही रह जाएगा और नीचे वाला जो पेट वाला है, पेट वाला अलग रहेगा और ट्रेकिया अपने जगह पर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये मामला है। ये मामला में सिर्फ ये होगा कि ऊपर वाला एसोफेगल अलग और नीचे वाला पेट से जो जुड़ा हुआ एसोफेगल है, पेट वाला भाग अलग रहता है, ठीक है। दूसरा में ये है कि जो ऊपर का एसोफेगस है यह ट्रेकिया से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, एच आकार बनाएगा। और नीचे के पेट तो बेचारा अलग रहेगा ही जब पेट वाला से नहीं जुड़ेगा एसोफेगस, तो ठीक है, और ट्रेकिया अपने जगह पर है ही। तीसरा कंडीशन बनता है कि अब ऊपर वाला जुड़ चुका है तो नीचे वाला कहेगा कि हम कहे कम रहेंगे, अब हमारा बारी है, ठीक है। पहले ये दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। बी में जाएगा तो ऊपर वाला कहेगा कि पहले हम जो है ट्रेकिया के साथ जुड़ेंगे, तुम नहीं। नीचे वाला को मारता है, ठीक है, कहता है कि पहले हम जुड़ेंगे ट्रेकिया के साथ। तो ये पहले ये कनेक्ट कर लेता है, फिस्टुला बना लेता है, ठीक है। अब जब ऊपर वाला जुड़ जाता है तो ऊपर वाला का मन भर गया, तो अब ऊपर वाला के अब बारी आ गया नीचे वाला का। तो नीचे वाला जो पेट का भाग है वह ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब दोनों अपना अपना बारी से कनेक्ट हो गया है तो अब कहता है, अब आगे चल के कहता है ये दोनों अपना एसोफेगस के ऊपर वाला भाग और यह नीचे वाला जो पेट से कनेक्ट है, यह भाग दोनों अपना अपना कंपैरिजन कर लेता है, अपना अपना कंप्रोमाइज कर लेता है और कहता है कि भाई तुम जिस साइड हो उस साइड तुम ट्रेकिया से जुड़ जाओ। मीन्स इसका मतलब है कि ट्रेकिया वाला ऊपर वाला भाग कहता है कि हम जो है एसोफेगस जो कहता है कि हम ट्रेकिया के ऊपर जुड़ जाते हैं, और नीचे वाला ये कहता है कि ठीक है तो हम नीचे हैं तो नीचे जुड़ जाएंगे। तो यह पेट से ऊपर वाला भाग नीचे से जुड़ जाता है। तो मतलब यह चौथा कंडीशन में यह दोनों जो है आपस में ट्रेकिया से जुड़ जाता है, ठीक है। पांचवा कंडीशन होता है, तो पांचवा कंडीशन में अब होता यह है कि कहता है कि अब हम लोग बहुत अलग अलग हो गए, अब हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और ट्रेकिया से संपर्क कर लेंगे। तो इस दौरान यह जो एसोफेगस एट्रेसिया होता है यह तो मिल तो जाता है, पेट से मिल तो जाता है, लेकिन साथ में यह ट्रेकिया से भी मिल जाता है। तो इस दौरान यह एच आकार बना लेता है। देख लीजिए एच आकार है ना, यहाँ पे एच आकार है ना इसे। तो यही जो है आपका कुल 5 प्रकार होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 5 स्टेप है जुड़ने का, समझ गए। तो उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए डेफिनेशन, यह एक जन्मजात विकृति है, पता है, जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण ग्रास नली, वही ग्रास नली मतलब एसोफेगस, ग्रसनी, फेरिंग्स, ठीक है, एवं अमाशय के बीच निरंतरता नहीं होती है, ठीक है। क्या कहता है कि ग्रसनी मतलब ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, और ग्रास नली, एसोफेगस और अमाशय, इन तीनों के बीच में कोई जो है कनेक्टिविटी, निरंतरता नहीं रहता है, ठीक है। ग्रास नली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकता है। वही चीज़ें मैंने बताया कि जो एसोफेगस है वह कनेक्ट मतलब एक फिस्टुला के द्वारा जो है श्वास नली ट्रेकिया से जुड़ सकता है, ठीक है, जिसे श्वास नली ग्रासिका नासुर या नालब्रम यानी ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। तो अगर ट्रेकिया जो है एसोफेगल जो है ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है तो इसे हम लोग ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला कहते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान था जब आप इस फिगर को समझ जाते हैं। फिगर समझ गए होंगे, मैंने कितना बार रिपीट कर दिया। सीधी सी बातें हैं कि एसोफेगल अट्रेसिया यह एक जन्मजात रोग है। अब जन्मजात रोग कैसे होता है, तो मान गए भ्रूण जब विकास के सिचुएशन में था गर्भ में, तो उस दौरान उससे जो है यह विकास नहीं हुआ होगा, विकास में अवरुद्ध हुआ होगा, जिसके कारण अपूर्ण रूप से इसके विकास नहीं हुए, अपूर्ण रूप विकास में अपूर्णता आ गया होगा, मतलब पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होगा। तो उसके कारण मान गए यह अपूर्णता मान गए इसी एसोफेगल एट्रेसिया में को ही बना दिया होगा, ठीक है। देखिए अपूर्ण विकास कहीं भी बना सकता है। अगर मान गए भ्रूण में संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, विकास में कमी रह गया है, तो यह विकास में कमी कहीं भी हो सकता है। तो मान गए बहुत सारे जैसे हमने पढ़े हैं कि कट जाएगा, तो उसमें भी विकास में कमी हो गया, ओठ का कटना, तालू का कटना, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि मस्तिष्क में पानी भर जाता है, तो वह भी जन्मजात ही है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कुबर निकल जाता, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइना बाइफिडा, तो वो भी पढ़ चुके हैं, वह भी विकास के कारण, असमान विकास के कारण होता है। तो ये सब होता है। तो इसी प्रकार से मान गए किसी को अगर
ओसोफेगल में, ठीक है, ओसोफेगल में अगर विकास सही से नहीं होगा तो उसे ओसोफेगल एट्रेसिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होता है। अब जिसमें अगर किसी को ये होता है तो उसके ग्रासनली, ग्रसनी और आमाशय के बीच कनेक्टिविटी सही नहीं रहता है, ठीक है, निरंतरता नहीं रहता है। और ग्रासनली एक जो है फिस्टुला मतलब एक कनेक्टिविटी बना लेता है, किससे, श्वास नली से, ठीक है, जिसे श्वास नली ग्रासिका नाल सुर, ठीक है ना, यानी ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए यही मान गए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा में मानिए कि यहाँ पे 2 ट्रेकिया है, यहाँ पे भोजन वाला है, लेकिन यह भोजन वाला जो है ट्रेकिया से कनेक्ट है, नीचे वाला अलग है। तो ये देखिए ये फिगर से उतना आपको स्पष्ट नहीं होगा जितना आप जो है इस वाले से समझ गए हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार आपसे पूछेगा कि प्रकार को बताएं, तो ऊपर देख लिए कुल 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार से कनेक्ट होता है। टाइप ए में होता है आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रेसिया। आइसोलेटेड के मतलब होता है कि जो एसोफेगल है वह पृथक रहता है, ठीक है, इसमें दोनों एसोफेगल मतलब जो आमाशय से नीचे जुड़ा हुआ है वो और ऊपर के जो एसोफेगल है दोनों अलग अलग होता है। आइसोलेटेड मतलब पृथक होता है, पृथक मतलब अलग होता है। तो ऊपर का जो यह आहार नाल है वह नीचे वाले जो पेट से जुड़ा हुआ आहार नाल है यह जो है बीच में दोनों के अलग रहता है, ठीक है, पृथक रहता है। और ट्रेकिया अपने जगह पर सही रहता है, इसीलिए इसे आइसोलेटेड एसोफेगल एट्रेसिया कहते हैं। और यह 8% संभावना ऐसे मामले में बनते हैं, ठीक है। बी नंबर का है, कहता है प्रॉक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रॉक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया। अब यह 1% मामले में बनता है जो एसोफेगल का ऊपर वाला भाग जो है कनेक्ट कर लेता है ट्रेकिया से, ठीक है, नीचे वाला भाग अलग रहता है पेट का, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब ये जो होता है इसे हम लोग प्रॉक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल फिस्टुला। फिस्टुला मतलब एक नली, एक खोखला नली जो किसी दूसरे नली से कनेक्ट हो जाए वही फिस्टुला बनाता है, ठीक है। फिस्टुला का मतलब ही होता है नालवरण। नालवरण का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नली जो दूसरे नली से जाकर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से चूंकि हमारा एसोफेगस भी एक नली ही है और ट्रेकिया भी एक नली ही है, तो मान गए यह नली इस नली से कनेक्ट हो जाएगा जाकर, तो यही हमारा फिस्टुला बन गया, ठीक है। तो यही फिस्टुला बनाता है, समझ गए चीज़ों को। प्रॉक्सिमल फिस्टुला विथ डिस्टल एट्रेसिया, ठीक है, डिस्टल याद रखिएगा। प्रॉक्सिमल फिस्टुला बनाता है विथ डिस्टल एस्ट्रेसिया के साथ, यह 1% संभावना होता है, ठीक है। सी नंबर में है, देखिएगा, प्रॉक्सिमल एस्ट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टुला 85%। अब ये कैसे मामला, यह सी नंबर तीसरा मामला है। तीसरा मामला में मैंने क्या पढ़ाया कि जब अब ऊपर वाला जुड़ गया है तो अब नीचे वाला कहता है कि अब तुम मत जुड़ो, अब हम जुड़ेंगे ट्रेकिया से, हमारा बारी है। यानी ऊपर वाला बेचारा जो है ऐसे ही रह जाता है और नीचे वाला जो होता है यह नीचे वाला जो है जुड़ जाता है किससे, ट्रेकिया से, ठीक है, ट्रेकिया से जुड़ जाता है। समझ गए चीज़ों को। तो ऐसे ही जो है आपके ये होते हैं, ठीक है। तो यह ट्रेकिया से जुड़ जाता है, इधर आमाशय का भाग है, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रॉक्सिमल एट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टुला, यह 85% संभावना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप जो है याद रखिएगा। ऊपर और ये सब दोनों बी नंबर सी नंबर तो एक ही है, सिर्फ याद रखना है बी नंबर 1%, सी नंबर 85%, ठीक है। चलिए आगे चलिए। डबल फिस्टुला विथ इंटरविंग एट्रेसिया। डबल फिस्टुला, अब डबल फिस्टुला क्या है, अब दोनों आपस में जुड़ चुका है, अब इसका जो है बात हो गया ख़त्म। अब यह क्या करता है, यह दोनों देख लीजिए, डबल फिस्टुला विथ इंटरविंग एट्रेसिया, ठीक है। इंटरविंग के मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला भाई यह ट्रेकिया से जुड़ा है, ठीक है, नीचे वाला कहता है कि भाई हमू नहीं रुकेंगे, हमू जो है जुड़ेंगे ट्रेकिया के साथ, तो यह भी जुड़ गया। लेकिन ये दोनों के बीच में इंटरविंग तो है ही, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन दोनों फिस्टुला आपस में दोनों कनेक्ट करके बना रहा है ना। तो यही जो है आपका डबल फिस्टुला बना रहा है। एक फिस्टुला ए हो गया इससे यहाँ पे, और एक फिस्टुला जो है आपका ए बनाता है, नीचे वाला भाग बना रहा है ट्रेकिया के साथ में, ठीक है। यानी ट्रेकिया के साथ में ओसोफेगल का नीचे और ऊपर दोनों पार्ट कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फिस्टुला विथ इंटरवेनिंग एट्रेसिया, और यह भी 1% मामला में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आइसोलेटेड फिस्टुला एच टाइप, यह 4% है। आइसोलेटेड फिस्टुला का मीन्स मतलब है कि देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एच कैसे बनाता है। तो जैसे ये ऊपर वाला है, अब कहता है कि भाई अलग अलग दोनों आदमी बहुत जो है कनेक्ट हो लिए, अब एक साथ सब कोई मिल के कनेक्ट हो लेते हैं। तो मतलब ऊपर वाला भाग समझिए ए है, ठीक है, और नीचे वाला भाग मानिए यहाँ पे ए है, ए आमाशय का, ठीक है, और इधर ट्रेकिया है, ठीक है, इधर ट्रेकिया है, समझ गए, इधर ट्रेकिया है अपना, ठीक है, ट्रेकिया है। अब ये ऊपर वाला कह रहा है
कि भाई, नीचे वाला दोनों कह रहा है आपस में सहमति बना के कि हम लोग अब बहुत अलग अलग जुड़ लिए, अब हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ जुड़ते हैं। तो यह दोनों आपस में कनेक्ट रहता है और इस कंडीशन में यह ट्रेकिया से भी कनेक्ट रहता है। और यही कारण है कि देखिए एच टाइप बना रहा है ना, तो इससे 4% जो है रूप में माना जाता है, 4% यह पाया जाता है। ठीक है, तो यही आइसोलेटेड फिस्टुला हो गया। याद करना बड़ी आसान है, ऊपर नीचे दोनों आइसोलेटेड फिस्टुला, बस रेशियो परसेंटेज याद रखिएगा। और बी नंबर का है प्रॉक्सिमल फिस्टुला बीट डिस्टल एट्रेसिया, बी और सी दोनों एक है। सिर्फ आपका डी नंबर चौथा आपको सही से याद करना है, जिसमें डबल फिस्टुला बना रहा है विथ इंटरवेनिंग एट्रेसिया 1%। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकार भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे बढ़िया प्रकार आपको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, फालतू के समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई देख नहीं रहा है, ये चीज़ को हम भी देख रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है, चलिए कारण को हम लोग जानते हैं। कारण में हो सकता है, अब हम लोग पहले से पता है कि जन्मजात रोग के बस ज़्यादा कारण होता नहीं है, एक आनुवांशिक कारण होता है और एक कारण होता है कि भ्रूण का विकास में असफल होना। ठीक है, यानी भ्रूण का सही से विकास न होना, और पर्यावरण जनित कुछ कारक भी हो सकता है। ज़्यादा कारण होता नहीं है। कारण में ये महत्वपूर्ण 2 कारण होते हैं, आनुवांशिक कारण, भ्रूणीय विकास की असफलता, यह 2 कारण महत्वपूर्ण होता है। भ्रूणीय विकास में असफल होने से ही ना जो है यह कनेक्ट एक से दूसरे में हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसका लक्षण क्या होगा, मान गए अगर किसी को इस प्रकार से अगर इधर से उधर कनेक्टिविटी हो जा रहा है, तो इसमें क्या क्या जो है लक्षण होंगे। तो लक्षण अब आराम से आप लिख सकते हैं। मुंह से निरंतर, देख लीजिए, मुंह से निरंतर जो है झाग वाला लार बहना। ठीक है, सलाइवा निकलना। ठीक है, भोजन के बाद उल्टी, खांसी व दम घुटना। अगर ऐसा मरीज है, कोई बच्चा है और वह दूध वगैरह ले रहा है, तो तुरंत उसका उल्टी हो जाएगा या खांसी होगा या दम घुटेगा। क्यों? क्योंकि मान गए हो सकता है उसका जो है ऊपर वाला एसोफेगल ट्रेकिया से कनेक्ट हो, तो जो भी दूध वगैरह लेगा वो तो ट्रेकिया में चला जाएगा। तो ट्रेकिया में हम लोग जानते हैं वह हवा लेने का मार्ग है, वह कोई भोजन का मार्ग है नहीं। तो उसमें एक पानी भी अगर चला जाएगा तो व्यक्ति को दम घुटने लगता है, खांसी होने लगता है। तो यह प्रॉब्लम आपके होगा ही लक्षण। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब बहना। अब होता यह है कि अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब आता है। क्यों? क्योंकि ट्रेकिया से कनेक्ट है, तो असर तो ट्रेकिया में थोड़ा न थोड़ा जाएगा ही। तो वह झाग के रूप में ट्रेकिया हमारे श्वसन नली के जरिए नाक में ही निकलेगा, तो नाक से रक्त जो है शराब ज़्यादा होगा। जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाता है, और जन्म के जैसे ही जन्म ले लेगा तो उसके तुरंत बाद जो है आपके उसमें दोष जो है दिखने लगता है लक्षण। ठीक है, उदर स्फीति मतलब पेट में वायु भर सकता है। पेट में वायु कैसे भर जाएगा, तो मान गए अगर आपका कंडीशन यहाँ पे भी बना है, आप लोग देखे हैं कि पेट वाला जो है यह श्वसन नली से कनेक्ट हो जाता है। तो मान गए हम श्वास लेंगे तो श्वसन नली में सांस आएगा, हवा आएगा, और यह हवा कनेक्ट है आपके यहाँ पे, पेट भी कनेक्ट है ट्रेकिया से, पेट का भाग। तो यह हवा कुछ भाग जो है पेट में भी आएगा, तो पेट में हवा भरने लगेगा, तो इसी को उदर स्फीति कहते हैं। ठीक है ना। तो यह सब लक्षण याद रखिएगा कि मुंह से निरंतर झाग बहना। ठीक है, भोजन के बाद उल्टी होना, खांसी होना, दम घुटना, अत्यधिक मात्रा में नाक से सिक्रेशन होना, जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाना, उदर में वायु भरना। ठीक है, जो है आरामदायक महसूस होना मतलब आराम नहीं लगना। ठीक है, परेशानी होना, श्वास लेने में कष्ट होना। ठीक है, कुपोषण हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि भोजन बच्चा सही से नहीं करेगा, उल्टी हो जाएगा, तो कुपोषण भी होगा। ठीक है, तो और सारे लक्षण आप इसमें सहायक लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उपचार क्या होगा माय डियर। तो उपचार में, ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण इसका होता है सर्जरी। मान गए, अब आपको ऊपर बता देते हैं, उपचार में इसका सर्जरी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिगर देखिए यहाँ पे, ये फिगर देखिए, मान गए यहाँ पे क्या किया जाता है। मान गए कि आपका ए वाला कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ए वाला यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, तो होता यह है कि यहाँ पे इसको जो है काट के, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देता है डॉक्टर सर्जन। ठीक है, तो यह ठीक हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इसमें सर्जरी के द्वारा जो फिस्टुला है उसको सही किया जाता है। अगर पेट वाला ट्रेकिया से कनेक्ट है तो वहाँ काट कर पेट के एसोफेगस से कुछ ज्वाइंट कर देता है। ठीक है, तो यही जो है सर्जरी होता है। तो पहला उपचार में आप यही लिखिएगा कि इसके लिए जो है सर्जन जो है आवश्यक सर्जरी करते हैं, जहाँ पे फिस्टुला को ठीक करते हैं सर्जरी के द्वारा। तो ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट सबसे आप लोग ये लिखिएगा, यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, छूट गया है, सर्जरी लिखिएगा, पहला सर्जरी होगा। ठीक है, सर्जरी के द्वारा जो मार्ग इधर से उधर कनेक्ट हो गया है उसको करेक्ट किया जाता है, सही किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बालक को 30 डिग्री कोण पर ऊंचा उठाकर रखना चाहिए ताकि अमाशय पदार्थ बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अब मान गए जो भोजन आप मान गए दे रहे हैं,
भोजन जो आप डायरेक्ट पेट में पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट तरल वगैरह आप भोजन जो है पेट में दे रहे हैं बच्चे को ट्यूब के द्वारा, ट्यूब फीडिंग कराकर, चूँकि भोजन लेने में असमर्थ है, वह उसका एसोफेगल काम कर नहीं रहा है, एसोफेगल इधर से उधर कनेक्ट है, तो वो तो भोजन पेट में जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्यूब फीडिंग कराते हैं बच्चे को, ठीक है। डायरेक्ट अमाशय में पेट में जो है ट्यूब को इंसर्ट करके और जो है भोजन उसमें तरल दिया जाता है। तो इस कारण जो है भोजन हो सकता है अमाशय से जो है बाहर निकल जाए, चूँकि उसका कनेक्टिविटी दूसरे जगह है, तो उसके लिए जो है हम 30 डिग्री कोण पर रखेंगे, ठीक है ना, ताकि जो पेट का जो पदार्थ है वह वापस जो है ट्रेकिया में ना आए, ठीक है ना, चलिए, या बाहर ना निकले। दूसरा है संप ड्रेन द्वारा अपर एसोफेगल पाउच का सक्शन करेंगे। अब मान गए ऊपर वाला जो एसोफेगल है जो अमाशय से कनेक्ट नहीं है, इसमें हो सकता है कोई सिक्रेशन वगैरह हो, भोजन लेने के बाद जो है दूध लेने के बाद इसमें कोई चीज़ का जमाव हो, तो इसको जो है हम लोग सक्शन करते हैं संप ड्रेनेज के द्वारा, ठीक है, अपर एसोफेगल को, ठीक है। चलिए, तीसरा है माय डियर गैस्ट्रोटोमी करना ताकि अमाशय में दबाव कम हो एवं अंतः श्वसन को रोका जाए सके, तदुपरांत इसका उपयोग आहार देने के लिए किया जाता है। अब ऐसे मरीज में चूँकि सर्जरी अचानक से तो जरूर किया नहीं जाता है और सर्जरी करके ठीक किया नहीं जाएगा, तो पहले उसको जो है गैस्ट्रोटोमी किया जाता है, मीन्स पेट में क्या किया जाता है, ट्यूब को लगा दिया जाता है, डायरेक्टली एक चीरा लगा के जो है पेट में ट्यूब को लगा दिया जाता है और भोजन वगैरह जो है उसी ट्यूब के द्वारा पेट में डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। तो इससे मान गए जो है श्वसन, अंतः श्वसन मतलब अंदर ही अंदर श्वसन भी जो है रुकता है, दबाव कम होता है और पोषण के लिए भी काम में आता है गैस्ट्रोटोमी, ठीक है। आगे है चौथा है लाक्षणिक उपचार। अब लक्षण के उपचार करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक संक्रमण से रोकने के लिए ऑक्सीजन देंगे, चूँकि ऑक्सीजन का कमी श्वसन कष्ट हो सकता है इसमें, तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तरल के कमी के लिए आईवी फ्लूइड कंटिन्यू देते रहेंगे पोषण बनाने के लिए। तो यह जो है आपके हो गए, ये सब सहायक उपचार हो गए, लेकिन मस्ट उपचार इसका क्या होगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस उपचार से पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा कि मरीज का प्रबंध, और प्रबंध में आप लोग लिखिएगा, पहला प्रबंध लिखिएगा सर्जिकल प्रबंध, और लिखिएगा कि इसमें जो है बच्चे को जो है सर्जरी के द्वारा जो है ठीक किया जाता है फिस्टूला को, ठीक है, फिस्टूला को करेक्ट किया जाता है और जिससे जो है बच्चे को जो है आम तरीके से भोजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहला सर्जरी लिख दीजिएगा, सर्जरी में लिखिएगा कि जो चिकित्सक होते हैं वह सर्जरी के द्वारा जो है फिस्टूला को ठीक करते हैं, ठीक है, बस ये हो जाएगा। और उसके बाद उपचार में ये सब लिख दीजिएगा, ये सब तो सहायक है, ठीक है, सहायक उपचार है, ठीक है ना। चलिए, नर्सिंग प्रबंध की बात किया जाए तो चूंकि इसमें सर्जरी संभव है, अभी ऊपर बताएं हैं सर्जरी होगा, तो सर्जरी के लिए इसमें कोई नाम नहीं है फलाना सर्जरी होगा, ठीक है, बस सर्जरी के जरिए इसमें जो है पेशेंट को यह ठीक किया जाता है, जो कनेक्टिविटी मान गए ट्रेकिया से है उसको जो है काट कर और उसको जो है सही दिशा में ठीक किया जाता है, ठीक है। अब रह गई नर्सिंग प्रबंध की बात, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कोई भी पेशेंट हो, अगर सर्जरी हुआ हो तो नर्सिंग प्रबंध आप लोग को पता है कि सर्जरी से पहले नर्सिंग प्रबंध करते हैं, सर्जरी के दौरान नर्सिंग प्रबंध करते हैं और सर्जरी के बाद नर्सिंग प्रबंध करते हैं। तो आप इसमें देखिए बीमारी क्या कहता है, तो बीमारी कहता है कि पेशेंट जन्मजात रोग है, एसोफेगल एट्रेसिया हुआ है, मतलब फिस्टूला बना है ट्रेकिया से अमाशय को, या ट्रेकिया से किसको, एसोफेगस के ऊपरी भाग से, या सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर सर्जरी होगा तो एज ए नर्स सर्जरी से पहले आप क्या करेंगे, सर्जरी के बाद क्या करेंगे, टोटल चीज़ें आपको लिखना है। चलिए हम बता ही देते हैं कि सर्जरी से पहले देखभाल क्या क्या होगा। सर्जरी से पहले देखभाल क्या करेंगे, ऑपरेशन से पूर्व जो है बालक को मुख से मतलब मुंह से कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, और एसोफेगल एट्रेसिया में तो ऐसे भी जो है मुंह से डायरेक्टली कुछ नहीं देना चाहिए। बालक को वाइटल साइन का चेक करें, वह किसी भी परिवर्तन का तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। शिशु को संक्रमण से बचाएं, जब वह सर्जरी में जाने वाले हैं तो उससे पहले संक्रमण से बचाएं। डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयां और ऑक्सीजन प्रदान करें, ठीक है। सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें, अब सर्जरी से पहले सक्शन के द्वारा श्वसन मार्ग को बिल्कुल क्लीन कर दे, ठीक है। और भी लिखेंगे कि जो है बच्चे के अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करेंगे, बच्चों को अभिभावकों को जो है संतावना देंगे, क्योंकि सर्जरी से घबरा जाता है तो इसमें भी उसके पेरेंट्स घबरा जाएंगे, ठीक है। एनपीओ में रखें, ठीक है ना, एनपीओ में मतलब मुंह से कुछ भोजन नहीं देंगे, ठीक है। तमाम ऐसे चीज़ें जो है सर्जरी से पहले, इसमें तो शॉर्ट में लिखा गया है ना, आप और सब चीज़ें जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
आगे है शल्य क्रिया के बाद देखभाल। अब यहाँ पे शल्य क्रिया के बाद देखभाल लिख रहे हैं। शल्य क्रिया के अगर दौरान पूछता तो दौरान ओटी में देखभाल होता है, तो दौरान क्या क्या होगा वो आप देखभाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं पहले कितना बार बता चुका हूँ, हर एक बार टिप्स भी देता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी फिर भी बता देते हैं। बाद देखभाल की बात आएगा तो बालक को गर्म उधपात इनक्यूबेटर में रखना चाहिए, ठीक है। सक्शन सर्जरी के बाद इनक्यूबेटर में रखें। सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें जिससे श्वसन की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। वह श्राव की मात्रा को नोट करें, मतलब कितना निकल रहा है श्वसन मार्ग से श्राव, इसका नोट करें। वाटर सील ड्रेनेज का देखभाल करें जो तरल निकालने के लिए लगाया गया है। आईवी फ्लूइड जो है निरंतर देते रहे। डॉक्टर्स के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक दें। प्रत्येक आधे घंटे बालक को जैविक चिन्ह वाइटल साइन चेक करें। प्रत्येक 4 घंटे में शिशु की स्थिति बदलना चाहिए। आमाशय छिद्र द्वारा शिशु का पोषण दें, वही गैस्ट्रोटोमी द्वारा, क्योंकि गैस्ट्रोटोमी तब तक रहता है जब तक वह सर्जरी पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए, तब तक जो है मुंह से भोजन नहीं दिया जाता है, ठीक है। शिशु की देखभाल में माता को सम्मिलित करें। शिशु द्वारा मुख से आहार ग्रहण करने पर आमाशय छिद्र बंद कर दे। अगर सर्जरी हो गया है और जब भोजन मुंह से लेने लगे बच्चा और कोई दिक्कत ना हो, तब जाके आमाशय छिद्र को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की जटिलता दिखने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। और इस प्रकार से यह सर्जरी के बाद की देखभाल है। तो बहुत चीज़ें तो इसमें शॉर्ट है, बहुत चीज़ें नहीं लिखा गया है सर्जरी के बाद, ठीक है ना। सर्जरी से पहले ड्रेसिंग वगैरह का देखभाल करेंगे, ठीक है। घाव वगैरह का देखभाल करेंगे, संक्रमण से मुक्त रखेंगे, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को और अभी लिखा था, इसमें आपको लिखना है। मैं आपको टिप्स दे दिया, आपको लिखना है। देखिए कोई भी बीमारी का जब आप नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं ना, तो नर्सिंग प्रबंध आपके लक्षण के हिसाब से ही होता है, ठीक है, कोई बीमारी का। और अगर सर्जरी का नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, सर्जिकल सर्जरी होने के बाद नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, तो सर्जरी के हिसाब से आप नर्सिंग देखभाल लिखिए कि किस साइट पर सर्जरी किया गया, उसको कैसे देखभाल करेंगे, कौन पोजीशन देंगे, ठीक है। इस सारे चीज़ें होता है। तो माइनर चीज़ें हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लिख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का नर्सिंग प्रबंध। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ।